जय हिंद दोस्तों। लास्ट क्लास में हमने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के बारे में वो संपूर्ण जानकारी साझा की थी जो आपके प्रश्न पत्र में महती रूप से आपको दिखाई देगी और आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर पाएंगे। आज के इस एपिसोड में हम जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 यानी कि ये सेकंड एक्ट है। पीआरए 1950 कंप्लीट हुआ है, पीआरए 1951 कंप्लीट करना है हम। तो मैंने बताया था 1950 का जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम था वो इलेक्शन के पहले की बात करता है कि इलेक्शन के पहले क्या प्रक्रियाएं होंगी, और 1951 का जो पीआरए है ये आफ्टर और ड्यूरिंग इलेक्शन, तो इलेक्शन के दौरान क्या नियम कानून पालन होंगे और इलेक्शन के बाद क्या नियम कानून पालन होंगे, इनके बारे में पूरी जानकारी देता है, रूपरेखा जमाता है। तो चलिए इस एपिसोड में पीआरए 1951 को कंप्लीट करता है। ध्यान से समझिएगा, इसका पूरा नाम है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। ये हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है। तो अब इसको आप कैसे समझोगे, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना कि 1950 का ये एक्ट है, ये इलेक्शन की प्रोसेस क्या होगी, व्हाट इज द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ द इलेक्शन, उसके बारे में डिटेल्स देता है। तो प्रक्रिया, उम्मीदवार जो होंगे, क्वालिफिकेशंस ऑफ द कैंडिडेट्स यानी कि उम्मीदवारों की योग्यताओं के बारे में जानकारी देगा, डिस्क्वालिफिकेशंस की योग्यताएं, डिस्क्वालिफिकेशंस के बारे में बताएगा, कब अयोग्य किया जाएगा, पॉलिटिकल जो पार्टीज होंगी इनकी रजिस्ट्रेशन की क्या प्रोसेस होगी, पंजीकरण के बारे में जानकारी देगा, और वो इलेक्शन का प्रचार कैसे करेंगे, चुनावी विवाद जो होंगे तो उनका रेगुलेशन कैसे होगा, चुनाव के विवाद कहाँ निपटाए जाएंगे, सब के बारे में जानकारी अगर चाहिए तो पीआरए 1951 पढ़े। जैसे कि हम समझेंगे एक एक करके, तो आपको एक बेसिक चीज समझनी है। ये जो एक्ट है ना सर, ये एक्ट आया था 1951 में, ठीक है। तो याद रखना है 17 जुलाई 1951 को ये पारित हो गया था, और इसमें टोटल 11 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? 11 पार्ट्स हैं और 171 धाराएं हैं। तो एक तो ये फैक्ट याद रखना कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, आरपीए एक्ट 1951, आरपीए एक्ट 1951 जो है इसमें टोटल 11 पार्ट्स मिलेंगे आपको, और इन पार्ट्स के अंदर जो सेक्शंस हैं वो 171 सेक्शंस यानी कि धाराएं। सब याद नहीं रखना, 10-12 मुश्किल से कुछ धाराएं याद रख लो। अब इसमें क्या क्या प्रोविजंस है सर, तो सबसे पहले बात करेंगे क्वालिफिकेशंस ऑफ द कैंडिडेट्स। जो व्यक्ति चुनाव में खड़ा होगा उसकी योग्यताओं के बारे में जानकारी 1951 के एक्ट में मिलेगी। ये कहता है जैसे कि धारा 3 और 4 जो है ये बात करेगी कि राज्यसभा और लोकसभा के जो कैंडिडेट्स चुनाव लड़ने के लिए खड़े होंगे उनकी क्वालिफिकेशंस क्या होगी, ठीक है, और कहां से वो अपना पर्चा भरेंगे। उम्मीदवार का नाम देश के किसी भी संसदीय क्षेत्र की वोटर लिस्ट में होना अनिवार्य है। अगर उम्मीदवार का नाम वोटर लिस्ट में है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह भारत का नागरिक होगा, है ना। 21 वर्ष से अधिक, सॉरी 18 वर्ष से ऊपर उसकी आयु होगी, और साथ ही साथ वो मतदाता कहलाएगा, राइट टू वोट मिलेगा आर्टिकल 326 के तहत उसे। तो अगर ये चीजें मिल रही हैं तो इस हिसाब से 21 की एज के बाद वो इलेक्शन के लिए एलिजिबल हो जाता है। लेकिन लोकसभा का चुनाव लड़ेगा तो 25 साल उम्र चाहिए, सरपंच का लड़ना है तो 21 साल पर्याप्त है, उसके बारे में जानकारी यहाँ थोड़ी। लोकसभा राज्यसभा की डिटेल्स है, विधानसभा विधान परिषद की डिटेल्स है, तो 25 साल और 30 साल की उम्र चाहिए। सेक्शन 5 क्या कहता है, विधानसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए उम्मीदवार का नाम उसी राज्य की किसी विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में होना चाहिए। अगर मान लीजिए आप भोपाल के नजदीक आपका विधानसभा क्षेत्र होशंगाबाद, होशंगाबाद उसके आसपास के रीजन को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी मान लिया गया, और आप अगर इलेक्शन में खड़ा होना चाहते हो विधानसभा से, तो ये बहुत जरूरी है कि आप होशंगाबाद विधानसभा के ही वोटर हो, यहीं किसी गांव के निवासी हो, शहर के निवासी हो, तो ही आपको लोकसभा में खड़ा होने का, उसी विधानसभा का मौका मिलेगा। राज्यसभा में ये नियम लागू नहीं होता। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से अगर आप बिलोंग करते हो और आपके लिए कोई सीट अगर रिजर्व है तो उम्मीदवार को उस श्रेणी का होना अनिवार्य है, लेकिन वे जनरल सीटों पर भी चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। तो SC ST का कैंडिडेट उसके लिए रिजर्व सीट पर भी चुनाव लड़ सकता है, और इसके साथ साथ दूसरा, अगर सामान्य सीट निकली है सबके लिए तो उस पर भी इलेक्शन लड़ सकता है। उम्मीदवारों की योग्यता की अगर हम बात करें तो यह परीक्षा की बात करते हैं तो आपकी यूपीएससी एग्जाम में यहाँ से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, और हर साल यहाँ से कुछ ना कुछ इशू होते हैं।
क्वालिफिकेशंस ऑफ द कैंडिडेट्स क्या है इस एक्ट में, अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए सूरवीरों के पास। तो सेक्शन 8 पढ़ो, अगर कोई नेता धर्म जाति या भाषा के आधार पर नफरत फैलाने का काम कर रहा है तो आईपीसी के सेक्शन 153 जो आजकल बीएनएस भारतीय न्याय संहिता हो गया, इसके तहत दुष्कर्म या विदेशी मुद्रा अधिनियम जिसे हम फेमा कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मॉनेटरी को ये रेगुलेट करता है, का उल्लंघन का अगर दोषी पाया जाता है तो वह अयोग्य होता जाता है। धर्म भाषा जाति के नाम पर नफरत फैला दी, दुष्कर्म किया आपने, रेप मर्डर वगैरह, या आपने फॉरेन मनी को एक्सचेंज किया, या काला धन आपने चुनाव में ज्यादा खर्च किया, तो इन सारी चीजों के आरोप सिद्ध आप पर हुए तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सेक्शन 8 का 2 जमाखोरी, स्टॉकिंग कर रहे हो आप, मुनाफाखोरी, दहेज निषेध कानून के तहत कम से कम 6 महीने की सजा अगर आपको हुई है तब भी आप इलेक्शन नहीं लड़ पाओगे, डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे। सेक्शन 8(3) के अंतर्गत सजा का नियम क्या है, अगर किसी व्यक्ति को किसी भी अन्य अपराध के लिए 2 वर्ष, अब सुनो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने इस धरती पर कोई भी अपराध किया, अदालत ने आपको दोषी पाया और 2 साल से ज्यादा की सजा सुना दी या उससे अधिक की जेल की सजा सुनाई, तो वह सजा के दिन से अयोग्य हो जाएगा और जेल से छूटने के बाद अगले 6 सालों तक चुनाव नहीं लड़ पाएगा। तो अगर आपको 2 साल की सजा मिली तो 2 साल प्लस 6 साल आप चुनाव नहीं लड़ पाओगे, मतलब आपके टोटल 8 साल बर्बाद हो जाएंगे। हाँ, 2 साल से कम की सजा मिली तो ऐसी कंडीशन में आप चुनाव लड़ सकते हो। जैसे मानहानि केस में राहुल गांधी की सदस्यता इसी धारा के तहत गई थी और बाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सजा पर रोक लगाने के बाद बहाल हुई। धारा 9 भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति राजद्रोह के कारण सरकारी नौकरी से अगर आपको बर्खास्त कर दिया गया है, गवर्नमेंट जॉब से अगर आपको निकाल दिया गया है, तब भी आप डिस्क्वालीफाई माने जाओगे। सेक्शन जो है 10A, ये क्या कहता है सर, ये बड़ी सिंपल सी बात करता है कि चुनाव खर्च का हिसाब, अगर कोई उम्मीदवार इलेक्शन खत्म होने के बाद उसने इलेक्शन में कितना पैसा खर्च किया है, पोस्टर में, होर्डिंग में, प्रचार प्रसार में, जैसे लोकसभा का इलेक्शन है बड़ी सीट का, तो 95-96 लाख रुपए आप खर्च कर सकते हो, तो वो खर्चा आपको 30 दिनों के भीतर इलेक्शन कमीशन को सौंपना होता है, उसका पूरा ब्यौरा। उसे 3 साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, 3 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ पाओगे अगर आपने नियम नहीं माना, 30 दिन के भीतर ब्यौरा नहीं दिया और आवंटन से ज्यादा पैसा खर्च किया। राजनीतिक दलों का पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, इस एक्ट की आरपीए एक्ट 1951 का सेक्शन 29A कहता है कि चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों को पंजीकृत करने की शक्ति है। तो कोई भी अगर आप पॉलिटिकल पार्टी बनाते हो तो उसे रजिस्टर कौन करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर आप नए दल का गठन करते हो तो 30 दिनों के भीतर आपको एक एप्लीकेशन देना होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास, वो भारत के संविधान, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी के सिद्धांतों के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी पड़ेगी, तब जाकर आपकी पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड होगी। बहुत सारे नियम फॉलो करने पड़ते हैं इसमें। भ्रष्ट आचरण और चुनौती, अगर आपके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं या आपने पद पर रहते हुए करप्शन किया है तो सेक्शन 123 जो है वो कहता है कि भ्रष्ट आचरण आपका कौन कौन से कृत्य माने जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने वोटर्स को पैसे दिए जो कि सब देते हैं, आपने शराब बांटी, उनको गिफ्ट वगैरह दिए वोट के लिए, आपने अनड्यू इन्फ्लुएंस या वोटर्स का सामाजिक बहिष्कार किया, भड़काया, दबाव डालकर धर्म, जाति, समुदाय और नेशनल इन्फ्लुएंस या राष्ट्रीय प्रतीकों की शपथ वगैरह दिलाकर वोट लिया, ये भी गलत है। सती प्रथा या अनैतिक आचरण का प्रचार प्रसार किया आपने, या फिर वो चीजें जो सामाजिक अहितकारी होती है उनको आप सही बताकर प्रमोट कर रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, ठीक है। इलेक्शन पिटीशंस क्या होती है सर, तो देखो चुनाव लड़ोगे तो चुनाव में कई प्रकार के विवाद होंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से विवाद होंगे, अपने कॉम्पिटिटर से विवाद होंगे, तो इन्हें हम चुनावी विवाद कहते हैं। अगर चुनाव के नतीजे में धांधली हो तो सेक्शन 80 आपको इसका पढ़ना पड़ेगा कि चुनाव के नतीजे जो आए और आपने कहा सर फर्जी वोट डाली गई, वोट चोरी हुई है, गलत तरीके से वोट गिनी गई, तो इसे हम कहते हैं चुनावी विवाद, इलेक्शन पिटीशंस। तो इसका आचरण अगर आपको संदेह है कि गलतियां हुई हैं इलेक्शन में, तो सामान्य तरीके से कोर्ट में चुनौती तो आप दे ही नहीं सकते, क्योंकि कोर्ट इलेक्शन में इंटरफेयर नहीं कर सकता, इसके पास लास्ट पावर किसके पास है, इलेक्शन कमीशन के पास है। तो इसके लिए आपको चुनाव याचिका लगानी पड़ेगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। तो यह याचिका सीधे राज्य के हाई कोर्ट में भी दायर हो जाती है। आई बात समझ में? अगर आप चाहो तो इसे हाई कोर्ट में दायर कर सकते हो।
आप चाहो कि नहीं सर मुझे तो सामान्य तरीके से कोर्ट में जाना है, तो ध्यान रखना सामान्य तरीके से आप नहीं जा सकते। सबसे पहले आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ही बताना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से सेटिस्फाइड ना होने पर आप हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हो। ठीक है, 1975 में इंदिरा गांधी की रायबरेली से चुनाव जो हुआ था उसको चुनौती इलाहाबाद हाई कोर्ट में दी गई, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1975 में इंदिरा गांधी का रायबरेली से चुनाव हुआ था, उसमें इंदिरा गांधी की जीत हुई, जबरदस्ती वो जीती। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जांच करने के बाद पाया कि इंदिरा गांधी ने फर्जी वोट डलवाया, जबरदस्ती जीती, तो उनका चुनाव रद्द कर दिया गया। इसी गुस्से में आकर इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया था कि इस देश को ही मैं अपने कंट्रोल में ले ली थी। तो काला अध्याय था, संविधान खतरे में था उस समय। उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय क्या रहे हैं सर इसको लेकर, इलेक्शन लॉज को लेकर, डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर काफी अच्छे अच्छे केस रहे हैं, इनको आप समझो। तो लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का ये बहुत फेमस केस है 2013 का। इससे पहले क्या है, आरपीए 1951 की धारा 8 उपधारा 4 थी। इसमें ये नियम था कि किसी दोषी सांसद या विधायक ने फैसले के खिलाफ 3 महीने के भीतर अगर ऊपरी अदालत में अपील कर दी है तो उसकी सदस्यता बची रहेगी। मान लीजिए आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया किसी कारण से लोअर कोर्ट ने, है ना, अगर आपने 3 महीने के भीतर ऊपरी कोर्ट में अपील कर दी तो आपकी सदस्यता उस समय तक बची रहेगी, ऊपर केस लड़ते रहो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, इस धारा को ही खत्म कर दो, ये तो बढ़ा रही है चीजें, असंवैधानिक घोषित कर दी। कोर्ट ने कहा कि 2 साल या उससे अधिक की सजा मिलते ही जनप्रतिनिधि की सदस्यता तत्काल खत्म हो जाएगी, भले ही आप ऊपर केस लड़ते रहो, लेकिन सदस्यता तो तत्काल जाएगी। फिर एक और केस आया पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स पीयूसीएल का, ये भारत संघ, ये भी 2013 का मामला है। कोर्ट ने इसी एक्ट के नियमों के तहत जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को सही माना और नोटा को भी सही माना, और कहा कि भाई नोटा और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को जोड़ो, इलेक्शन में लागू करो, जिससे नागरिकों को सभी उम्मीदवारों को खारिज करने का मौका भी मिल सके। तो ईवीएम में क्या जोड़ा, ईवीएम में नोटा, और नोटा की बटन कब से जुड़ी गई भारत में, 2013 से नोटा चालू। यहाँ पर ईवीएम मशीन में अलग अलग कैंडिडेट्स रहते हैं, और सबसे नीचे वाली बटन पर यहाँ पर जो बटन रहती है इस पर लिखा रहता है नोटा। नोटा नीचे ही क्यों रहता है, क्योंकि इसका मतलब ही है नन ऑफ दीज एबव, जो ऊपर है उनमें से कोई नहीं, ये नोटा का फुल फॉर्म है, इसलिए नोटा की बटन सबसे नीचे रहती है। तो कोर्ट ने दोहराया कि 123 की उपधारा 3 के तहत अब अभिराम सिंह बनाम सीडी कोमाचेन का ये मामला था। इसमें कोर्ट ने कहा कि धर्म का चुनावी दुरुपयोग पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। सेक्युलर स्टेट में, डेमोक्रेसी में राज्य और चुनाव का धर्म से कोई लेना देना नहीं है और दोनों को अलग अलग रखना चाहिए। तो धर्म का चुनाव से अलगाव, धर्म के नाम पर वोट मांगना गलत, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, तो अभिराम सिंह बनाम सीडी कोमाचेन, नाम याद रखिएगा। चुनावी चंदा, तो भैया आपको पता है कि चुनाव में हजारों लाखों रुपए इकट्ठे होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन सरकारों को चंदा देते हैं, बदले में सरकारें उनको नीतियों में फायदा देती है। तो अधिनियम की धारा 29C पॉलिटिकल पार्टीज को मिलने वाले चंदे की रिपोर्टिंग से संबंधित, कि आप अगर 20,000 से ज्यादा रुपए का गुप्त चंदा आप लेते हो, सीक्रेट डोनेशन आप लेते हो, तो इसकी रिपोर्ट आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देनी पड़ेगी। 20,000 रुपए तक का अगर कोई पैसा आपको दे रहा है, चुनावी चंदा दे रहा है, तो उसकी कोई दिक्कत ही नहीं है, ले लो, इतना पैसा तो चलता है, अच्छे लोग हो तुम। लेकिन 20,000 रुपए से अगर ज्यादा का चंदा लिया तो उसकी आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, इस धनी ने हमें इतना पैसा दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे क्या कहा जाता है, इलेक्टोरल बॉन्ड कहा जाता है। इस योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया। ठीक है, कि चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता लाने के लिए और जो चंदे के स्रोत हैं उनको सोशल करने के लिए आरपीए एक्ट 1951 के इन प्रोविजंस पर कड़ाई से अमल किया जाना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और तब से ये बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो हो रहा है। पहले इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या होता था, सरकार बॉन्ड जारी करती थी अपनी पार्टी के, कि भाई हमारी पार्टी के बॉन्ड ले लो, इतने जितने ज्यादा बॉन्ड आप लोगे उतना पैसा आपको देना पड़ेगा, बॉन्ड से फायदा कुछ नहीं, वो तो पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस का काम था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये गलत है, हम इस नीति को मान्यता नहीं देंगे, इलेक्शन जो बॉन्ड है, इलेक्टोरल बॉन्ड, इनको नल एंड वॉइड करो, इससे करप्शन बढ़ेगा देश में, सरकारें पूंजीपतियों की गुलाम बनकर रह जाएंगी। फिर इलेक्टोरल बॉन्ड को खत्म कर दिया गया और आरपीए 1951 की धाराओं को स्ट्रिक्टली लागू किया जाना शुरू हुआ।
आई होप कि यहां तक समझ में आया हो। अब एक और क्वेश्चन उठता है कि अगर कोई उम्मीदवार है तो एक उम्मीदवार एक साथ कितनी सीटों से चुनाव लड़ सकता है। तो ध्यान रखना, सेक्शन 33 का 7 आप सेक्शन देखोगे तो इस प्रावधान के तहत एक उम्मीदवार एक साथ अधिकतम 2 निर्वाचन क्षेत्रों पर लड़ सकता है। जैसे राहुल गांधी जी साउथ केरल से भी लड़ते हैं और अमेठी से भी चुनाव लड़ते हैं, अमेठी से हार गए थे तो साउथ में उनकी सीट बच गई। ठीक है, तो एक साथ एक बार में कितनी, मैक्सिमम 2 सीट पर आप चुनाव लड़ सकते हो। 2014 में नरेंद्र मोदी बड़ोदरा और वाराणसी दोनों से चुनाव लड़ा था। अब इसमें बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं और रिफॉर्म की मांग की जा रही है। कहा जाता है कि अगर उम्मीदवार दोनों सीट से जीत जाता है तो एक सीट तो उसे छोड़नी पड़ेगी, और जब सीट छोड़ी जाएगी तो वो सीट खाली हो जाएगी, फिर उस पर उपचुनाव कराएंगे, बहुत पैसा खर्च होगा, बाय इलेक्शन होंगे, तो जिससे देश के पैसे और जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, ब्यूरोक्रेसी का समय है, वो बहुत ज्यादा बर्बाद होता है। तो इलेक्शन कमीशन ने सरकार से सिफारिश की है कि इस सेक्शन में संशोधन करके इसे आप करो कि एक व्यक्ति केवल एक बार में एक ही सीट से इलेक्शन लड़ सकता है, या फिर सीट छोड़ने वाले उम्मीदवार से उपचुनाव का पूरा खर्चा वसूला जाए। उपचुनाव में जो भी खर्चा होगा वो वही व्यक्ति छोड़े जिसने सीट छोड़ी है। तो ये भी होना चाहिए, लेकिन अभी इस पर विवाद चल रहा है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप याद रखोगे एक साथ 2 सीट पर चुनाव लड़ सकते हो बस, अधिकतम। अब और क्या नियम है सर, इलेक्शन जब हो रहा होता है तो और क्या नियम कानून जो इसमें लिखे, तो सेक्शन 126 आप पढ़ो तो इसमें लिखा है कि सर साइलेंस पीरियड क्या होता है। मान लीजिए चुनाव है 26 तारीख को, आज चुनाव इलेक्शन, तो क्या होगा, 48 घंटे पहले, 26 तारीख के 48 घंटे पहले इलेक्शन पर पूरी तरीके से रोक लग जाएगी, सॉरी प्रचार प्रसार पर पूरी तरीके से रोक लग जाएगी। ना कोई सभा निकाल पाओगे, ना रैली, ना लाउड स्पीकर, ना ही नेता घूम सकेगा, सब रोक लगा दी जाती है। और मॉडर्न चैलेंज क्या है, सोशल मीडिया। तो जनरली इसमें रैली, टीवी, रेडियो, इन सब के बारे में लिखा था, लेकिन अब डिजिटल युग में सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, तो इन पर तो दबा के प्रचार प्रसार होता है, इसको सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही। आपको याद रखना है 48 घंटे पहले रोक लग जाती है। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है, एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर, इस एक्ट में इसका आंसर भी है, क्या जेल में बंद कोई व्यक्ति वोट डाल सकता है। तो सेक्शन 62 बताएगा इसका आंसर। ये कहता है कि मतदान के अधिकार की सीमाओं को तय कर दिया गया है इस सेक्शन के द्वारा। अब आपको इसमें भ्रम क्या होता है, सुनो, सेक्शन 62 का सब सेक्शन जो 5 है वो कहता है अगर कोई व्यक्ति जेल में बंद है या वो अंडर ट्रायल चल रहा है या फिर वो सजा काट रहा है तो चुनाव में वोट नहीं डाल सकता। हाँ, कौन लोगों पर ये चुनाव में कौन लोग वोट डाल सकेंगे, तो जो लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन में है, अपने घर पर ही नजरबंद हैं, अनुच्छेद 22(3) के तहत जो लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन में है, आर्टिकल आप पढ़ोगे 22(4) से 22(7) तक, तो आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन बहुत अच्छे समझ में आ जाए, तो उनको वोट डालने का अधिकार मिलेगा, है ना। लेकिन पैराडॉक्स आप देखो कि भारत में कानून यह है कि जेल में बंद व्यक्ति चुनाव तो लड़ सकता है लेकिन वोट नहीं डाल सकता। तो क्या घटिया कानून है ये। बशर्ते अगर कोई व्यक्ति है और उसको 1 साल की सजा हुई है तो वो जेल में रहकर चुनाव लड़ लेगा लेकिन वोट नहीं डाल पाएगा। हाँ, अगर उसको 2 साल की सजा हो गई तो ना तो वोट डाल सकता है ना ही वो चुनाव लड़ सकता है। कंसेप्ट समझ में आया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि भैया कौन उम्मीदवार किस चुनाव में कितना पैसा खर्च कर सकता है। तो ये लिखा कुछ और है, होता कुछ और है, लेकिन पढ़ लेते हैं। धारा 77 कहती है कि कानूनी रूप से, लीगली, आप नामांकन जिस दिन आपने दाखिल किया, अपना नाम पर्चा भरा, उस दिन से लेकर चुनाव जिस दिन होगा, परिणाम जिस दिन आ जाएंगे उस दिन तक आप एक एक पैसे का जो खर्च का हिसाब है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दोगे और रजिस्टर में रखोगे। कितना खर्च कर सकते हो मैक्सिमम, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि बड़ी लोकसभा सीट पर 95 लाख, बड़ी लोकसभा सीट पर अधिकतर 95 लाख रुपए खर्च करोगे और बड़ी विधानसभा सीट पर अधिकतम 40 लाख रुपए खर्च करोगे। चोर रास्ता क्या है, स्टार कैंपेनर्स क्या होते हैं, इस धारा में एक बहुत बड़ा चतुर अपवाद है। जनरली एक बहुत बड़ी राजनीतिक जो दल होते हैं तो वो अपने स्टार प्रचारकों को बुलाते हैं कि भैया ये फलाना नेता, फलाना व्यक्ति हमारा स्टार प्रचारक। अधिकतम कितने स्टार प्रचारक रख सकते हो, तो 40 नेता आप इसमें रख सकते हो। तो इनकी यात्रा और रैलियों का जो खर्च होता है
ये उम्मीदवार के व्यक्तिगत खाते में नहीं होता बल्कि पार्टी के खाते में होता है। तो इसके चक्कर में बहुत सारा खर्चा स्टार प्रचारक की रैली में इतना पैसा खर्च हुआ ये दिखा देते हैं, तो वो पार्टी का खर्च माना जाता है, व्यक्ति का नहीं, तो वो 95 लाख की सीमा से बाहर हो जाता है। आई बात समझ। फिर मतों की गिनती कैसे होती है और चुनाव का स्थगन कैसे होता है, इसके बारे में धारा 57 में लिखा है कि अगर कोई पोलिंग बूथ है और उस पर दंगा हो जाए, पोलिंग बूथ जहां वोट डालने जाते हो वहां पर दंगा हो जाए, या कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए, या ईवीएम को भारी नुकसान पहुंचे, तो इलेक्शन कमीशन जो है वहां के मतदान को एडजर्न कर देगा, स्थगित कर देगा। और धारा 58 क्या कहता है? बूथ कैप्चरिंग। जबरदस्ती आपने बूथ 4 गुंडों ने कैप्चर कर लिया, सारे वोट फर्जी वोट डाल दिए, तो किसी बूथ पर मत पेटियां या ईवीएम अवैध रूप से छीन ली जाए या नष्ट कर दी जाए तो वहां का चुनाव शून्य या वॉइड घोषित कर दिया जाता है। तो ये भी आप फैक्ट याद रखिएगा। उपचुनाव कराने की समय सीमा क्या है? तो आर्टिकल सेक्शन 151 का ए कहता है यदि संसद या राज्य विधानसभा की कोई सीट खाली हो जाए, भाई सदस्य की मृत्यु हो गई, इस्तीफा दे दिया, उसे पद से हटा दिया, उसने रिजाइन कर दिया, तो मृत्यु अयोग्यता के तहत धारा 8 के तहत अगर खाली हो जाती है तो इलेक्शन कमीशन जो है उस पद की रिक्ति खाली होने की तिथि से 6 महीने के भीतर भीतर उस पद को भरना अनिवार्य होता है। विद इन 6 मंथ आपको उस सीट पर बाय इलेक्शन कराना पड़ेगा, उपचुनाव कराना पड़ेगा, किसी दूसरे व्यक्ति को बैठाना पड़ेगा। यदि उस सदन का कुल कार्यकाल 1 ही वर्ष कम बचा हो तो उपचुनाव कराना जरूरी नहीं। मान लो अगर कोई सीट है, 4 साल किसी ने उस पर नेता रहा, 4 साल बाद उसकी डेथ हो गई, तब उसका टेन्योर एक साल बचा, तब 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं है, फिर तो 1 साल बाद चुनाव ही होना है। लेकिन अगर 1.5 साल बचा तो 6 महीने के भीतर भीतर चुनाव कराएंगे और जो नया कैंडिडेट बनेगा वो केवल 1 साल के लिए बनेगा, याद रखेंगे। आरपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 की चुनौतियां क्या है सर? तो मुख्य परीक्षा में जब आप लिखो तो आप लिखना कि राजनीतिक दलों को रेगुलेट करने की सीमित शक्ति है। चुनाव आयोग के पास धारा 29A के तहत पार्टियों को जो रजिस्ट्रेशन करती है उसकी तो शक्ति है, लेकिन किस दल का रजिस्ट्रेशन रद्द करना है इसकी पूरी पावर उसके पास नहीं। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स में बहुत दिक्कत है। धारा 1, धारा 8 जो है केवल दोष सिद्धि के बाद रोक लगाती है। चूंकि भारत में जो अदालत के मुकदमे हैं ये 20-20 साल चलते हैं, 15-15 साल चलते हैं, तो अपराधी 20-20 साल तक शासन कर लेगा, भले ही बाद में उसे आजीवन कारावास हो जाए, लेकिन उससे पहले वो शासन करता रहेगा जब तक केस चलता रहे। तो ये आरोप तय कर दिए गए, वहां भी अयोग्यता लागू होनी चाहिए। तो लॉ कमीशन ने सिफारिश की है कि जिन मामलों में कोर्ट द्वारा फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस यानी कि किसी पर आरोप लगा दिए गए, भले उस पर ट्रायल चल रहा है और उसका अभी केस पेंडिंग है, तो उस समय के भीतर उसे राजनीति से दूर कर दिया जाना चाहिए, तब अच्छी व्यवस्था बनेगी। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 भारतीय लोकतांत्रिक चुनाव प्रणाली की नियमावली है। ये न केवल ये डिसाइड करता है कि संसद की दहलीज पर कौन कदम रख सकता है, बल्कि ये देश के नागरिकों को यह न्यायिक गारंटी भी देता है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि छल या भ्रष्ट आचरण से सत्ता पाता है तो कानून की लाठी उसका चुनाव रद्द करने का सामर्थ्य रखती है। ये है पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट का पूरा सिनेरियो। इसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि ये अधिनियम क्या है। अब आपको इसके सेक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है, आपका मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि इसमें रूल क्या है। जैसे बाय इलेक्शन कितने दिन के भीतर होगा, 2 साल की सजा मिल गई तो क्या होगा, अगर बाय इलेक्शन के लिए 1 साल का समय बचा है तो क्या होगा, है ना, क्या जेल में रहकर आप वोट डाल सकते हो या चुनाव लड़ सकते हो, ऐसी बहुत सारी चीजें है ना। डिस्क्वालिफिकेशन के क्या क्या आधार होंगे उसके बारे में डिटेल्स दी गई। तो आपका मुख्य उद्देश्य यही होना चाहिए, आपको यही समझना चाहिए कि सर इस एक्ट में कोर कंसेप्ट क्या है। तो इससे आपकी पॉलिटिकल जो डिबेट भी होती है 4 लोगों के बीच में, वो पॉलिटिकल डिबेट भी स्ट्रांग हो। तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 पिछली वीडियो में आप देख सकते हो, और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 इस वीडियो में हमने पूरा कवर कर दिया। तो इससे आपका एक नॉलेज बढ़ेगा, इंडियन पॉलिटिक्स में नेताओं के जो नियम कानून है, चुनाव के जो नियम कानून है, उसका पूरा नॉलेज। तो इसको कवर किया हम, और अगली वीडियो में हम दल बदल अधिनियम पूरा पढ़ेंगे, परिसीमन अधिनियम 2002 पढ़ेंगे। तो ये 2 कानून और करेंगे तो हमारे चुनाव संबंधी 4 कानून बहुत अच्छे से हो जाएंगे। तो अब अगली क्लास में हम बात करेंगे परिसीमन अधिनियम 2002। इस क्लास में इतना ही।